तो हमारे पास जो बजटेड डाटा है वो दे दिया गया है और डिमांड भी बता दी गई है। डब्ल्यू की कितनी है, एक्स की कितनी है, वाई की कितनी है और जेड की कितनी है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, फुल कॉस्ट, सेल प्राइस और प्रॉफिट पर यूनिट। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन ये एडवांस हो रहा है। ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ओनली ₹78,000 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विल बी अवेलेबल। हमारे पास जो लिमिटिंग फैक्टर है वो कोई भी हो सकता है, लेबर भी, मटेरियल भी, मशीन आवर्स भी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आ गया मटेरियल and it required to identify the quantities of production and sales of each product that would maximize annual profit. Please see below. हमें ये मालूम करना है कितनी क्वांटिटीज की हम प्रोडक्शन करें और सेल करें ऑफ ईच प्रोडक्ट जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो जाए। दिस क्वेश्चन डज नॉट टेल यू द अमाउंट ऑफ मटेरियल बट इट गिव यू इट्स वैल्यू। हमें टोटल 78,000 दे दिए गए और जो इससे पहले भी हमें डाटा दिया गया है वहां पे भी मटेरियल की कॉस्ट दी गई है, केजीज नहीं दिए गए बेटा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। The analysis can proceed in the usual way using contribution per value of material rather than contribution per amount of material. हमने कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है, पर वैल्यू ऑफ मटेरियल। आइए देखते हैं। सेल प्राइस आ गई 50, वेरिएबल कॉस्ट है 10, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ रहा है 40। देख लेते हैं कैसे। इन सबको जमा करें, 5 + 4 9 + 1 10। तो वेरिएबल जो है बेटा वो डब्ल्यू के केस में 10 है। 50 में से आपने 10 लेस किया तो आ गया 40। एंड लाइक वाइज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इसके लिए है डब्ल्यू के लिए 5, ये भी क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज 5 4 8 6। 5 4 8 6 हमने लिख दी। अब इस कंट्रीब्यूशन को हमने मटेरियल के ऊपर डिवाइड कर दिया क्योंकि मटेरियल ही हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। तो आंसर आ रहा है बेटा रुपीज कंट्रीब्यूशन पर ₹1 डायरेक्ट मटेरियल, 40 डिवाइड बाई 5 8, 20 डिवाइड बाई 4 5, 48 डिवाइड बाई 8 6 एंड 42 डिवाइड बाई 6 7। अब ये पता लग गया कि हम ₹1 मटेरियल के ऊपर कितना कितना कमा रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट रैंकिंग, दिस इज द सेकंड रैंकिंग, दिस इज द थर्ड रैंकिंग एंड दिस इज द फोर्थ। अब हमें पहले सबसे पहले बनाना पड़ेगा डब्ल्यू। हाँ बेटा इस टेबल को समझते हैं। डब्ल्यू की जो डिमांड थी वो थी 4,000 यूनिट्स और हर एक पे मटेरियल लगता है 5 का, तो 4,000 × 5 20,000। इसके बाद रैंकिंग थी जेड की, उसकी जो डिमांड है वो है 3,000 यूनिट्स, ठीक है, और उसमें मटेरियल लगता है कितने का, 6 का। 3,000 × 6 18,000। तो बेटा आप देखो टोटल 38,000 का तो मटेरियल आपका डब्ल्यू और जेड पे इस्तेमाल हो गया। टोटल आपके पास था 78 का। अब रिमेनिंग आपके पास कितना बचा, 40। इस 40 को अब हम देखते हैं कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वाई के लिए और एक्स के लिए। लेकिन हमारी थर्ड प्रायोरिटी है वाई और इस पर हमारा मटेरियल लगता है 8 का। तो 40,000 को जब आप डिवाइड बाय 8 करेंगे उसकी डिमांड बनती है बेटा यूनिट्स की जो पॉसिबल होगी प्रोडक्शन, दैट इज 5,000। जबकि वाई को अगर हम देखें ओरिजिनली उसकी जो डिमांड है वो है 6,000। तो हम इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, हम वाई के 5,000 यूनिट्स ही बनाएंगे जब भी ये बात लिखी गई है बैलेंस में। अच्छा जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला हुआ था 40, जेड का 42, वाई का 48, इनके साथ आपस में मल्टीप्लाई किया, दिस इज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन यू कैन अर्न। ठीक है बेटा। तो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उनको इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी कि हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। जी बेटा कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन? सेम उसी तरह का रिपीट हुआ है, वहां पे डायरेक्ट लेबर थी, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल है। जी बेटा कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है प्लीज पूछें। जी हमाद
आ गया सर। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन भाई? कौन कौन है आज हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स? दानियाल आप बताएं, बासिम आप बताएं, रिमशा आप बताएं, रबी आप बताएं। जी बेटा। ओके ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसमें इसी तरह की एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6। Company X manufactures 4 liquids A, B, C and D. The selling price and unit cost details for these products are as under. सेल प्राइस आ गई, कॉस्टें आ गई, टोटल कॉस्ट पर लीटर आ गई और फिक्स ओवरहेड्स भी दे दिए गए हैं और प्रॉफिट पर लीटर। फिक्स ओवरहेड्स के लिए दिया गया नोट नंबर 1। फिक्स ओवरहेड इज अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स बेस्ड ऑन बजट ऑफ 1600 लेबर आवर्स पर क्वार्टर। तो ये हमने निकाला है ऑन लेबर आवर्स और हमने यूज किए हैं 1600 आवर्स। ठीक है बेटा। अच्छा जी, आप लोग मुझे ये बताओ, लिक्विड ए के लिए हमारे कितने लेबर आवर कंज्यूम हो रहे हैं? 3 आवर्स। शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि 6 पर आ रहा है और टोटल इसकी कॉस्ट आ रही थी लेबर की 18, उसका मतलब है 3 आवर्स। इसमें बेटा कितने आवर्स हैं? 2.5 सर। जी बेटा। 2.5। शाबाश, वेरी गुड। सी में? 4। शाबाश। और डी में? 4.5 होगा। गुड। ठीक है बेटा। अब आपको ये सारे आवर्स पता लग गए, अपने पास लिख लें कहीं पे। ए के हैं 3, 2.5, 4 एंड 4.5, ये अपने पास लिखें। अच्छा, अब बेटा आप जरा मुझे ये बताओ कि ये फिक्स ओवरहेड्स आ रहे हैं 24, ये किस रेट से आ रहे हैं? फिक्स ओवरहेड पर लेबर आवर हमने क्या रेट रखा हुआ है? 8। हाँ देखो, 8 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे चेक करो, जी सर 8 ही है। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे भी 8 है सर। और यहाँ पे चेक करें। यहाँ पे भी 8 है सर। अब आप मुझे बता सकते हैं कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड होंगे कितने इन टोटल? 12,800। जी, हमने कैसे किया होगा? 1600 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12,800 हमारे पास आ जाएंगे फिक्स्ड एफओएच। वो इस क्वेश्चन में कहीं और नहीं बताया गया। ठीक है बेटा, दोबारा हम बात कर लेते हैं कि हमने कैसे निकाले। हमें बताया जा रहा है फिक्स ओवरहेड इज अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स बेस्ड ऑन बजट ऑफ 1600 आवर्स पर क्वार्टर। ठीक है बेटा, हमें लेबर आवर्स पता लग गए, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4.5। जब 3 थे ना तो फिक्स्ड ओवरहेड आ रहा है पर यूनिट 24। इसका मतलब है 24 डिवाइड बाय 3, 8 का रेट बनता है। 20 डिवाइड बाय 2.5, 8 का रेट बनता है। 32 डिवाइड बाय 4, 8 का रेट बनता है। 36 डिवाइड बाय 4.5, 8 का रेट बनता है। तो 8 का रेट है, तो 1600 इंटू 8 जब करेंगे, ये बेटा यहाँ बात बताई गई है। The fixed overhead absorption rate is 8 per hour. This can be calculated from the overhead cost and direct labor hours for any of the 4 products. The budgeted labor hours for calculating this absorption rate was 1600 hours. Therefore, budgeted fixed cost 1600 hours into 8, that is 12,800. ठीक है, तो अब ये एक नई चीज आ गई बेटा पिछले एग्जांपल्स के मुकाबले में।
आए हम देखते हैं बाकी काम क्या करना है। सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर लीटर आ गया। हमारे जो लिमिटिंग फैक्टर हैं डायरेक्ट लेबर आर्स हैं, उस पर हमने डिवाइड किया तो कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आर आ गया। इसकी बेसिस पे हमने प्रायोरिटी सेट कर ली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा जी, द आउटपुट एंड सेल्स दैट मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट इज एज फॉलोज। हमने कंट्रीब्यूशन को भी मैक्सिमाइज करना है और प्रॉफिट को। इससे पहले जो क्वेश्चन आते रहे बेटा, उसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करने का कहते थे, प्रॉफिट का नहीं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो फिर आपके पास प्रॉफिट आता है। अच्छा जी, अब हमारी पहली प्रोडक्ट आ गई बी, उसके हमारे पास है 150 लीटर्स। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बी के हैं, किधर गई प्रोडक्शन, दैट इज 150 लीटर्स। ठीक है, the marketing director has identified the maximum demand for each of the 4 products during the next 3 months। ये हमारे पास maximum demand आ गई और यहाँ बता दिया गया during the next 3 months the number of direct labor hours is expected to be limited to 1345 hours। the same labor is used for all products। no inventories are held at the beginning of the period that could be used to satisfy demand in the period। हमें यानी कि सारी यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। So if the company requires to determine the number of liters of liquids A, B, C and D to be processed and sold in the next 3 months in order to maximize profit and calculate the profit that this would yield, working is given below। बेटा आपने ये रैंकिंग देख ली और आपको पता लग गया कि आपने बी के कितने यूनिट्स बनाने हैं, दैट इज 150। और बी के आपको पता है कि एक यूनिट पे कितने आवर्स लगते थे बेटा, 2.5। तो 150 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 375। ओके, फिर इसके बाद हम बनाएंगे ए को। ए की जो डिमांड थी हमारे पास दैट इज 200 और ए पे आर लगते थे 3, 200 इंटू 3 600, तो 975 आवर्स हमारे यहाँ कंज्यूम हो गए। टोटल थे हमारे पास 1345। तो 1345 में से हम ये दोनों लेस करेंगे तो हमारे पास बच रहे हैं 370। अब हमारे पास थर्ड रैंकिंग में है सी और सी के लिए हमारे आस लग रहे थे 4। ठीक है बेटा, तो 370 को डिवाइड बाय 4 जब करेंगे तो 92.5 लीटर्स बन गए। कंट्रीब्यूशन पर लीटर हमारे पास आया हुआ था, ये हमने निकाला हुआ 46, 55, 61 एंड 54। उससे मल्टीप्लाई किया, एक कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया। फिक्स कॉस्ट हमने अभी निकालनी थी 10,800, तो ये हमारे पास आ रहा है प्रॉफिट। इसमें कोई क्वेश्चन बेटा तो पूछ लें। आपने टोटल 12,800 लेस कर दिया, अगर हम पर यूनिट भी उनकी फिक्स कॉस्ट लेस करें तो भी यही आंसर आएगा। सॉरी, दोबारा बताएं आराम आराम से। सर आपने 12,800 लेस कर दिया ना, जी जी, अगर हम उनकी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट लेस करें, मतलब कंट्रीब्यूशन में से लेस करें, तो वो प्रॉफिट पर यूनिट आ जाए, उससे भी सेम आंसर आएगा। नहीं बेटा देखो, अभी हमने ना लास्ट चैप्टर पढ़ा था रेलेवेंट कॉस्ट का, और उसमें हमने ये देखा है कि फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट होती है। फिक्स कॉस्ट जो होती है ना वो पूरी फैक्ट्री की होती है, वो हर प्रोडक्ट की सेपरेट नहीं होती, इसलिए हम उसको टोटल में ही लेस करते हैं। ओके सर, ठीक है। ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारी, हमने ये एंटिसिपेट किया है कि 1600 आवर्स हमारी फैक्ट्री चलेगी, हम उससे कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये हमने अपने उसकी फैक्ट्री की ना कैपेसिटी रखी हुई है 1600 लेबर आवर्स, और इसको हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर लेके नहीं आ सकते। अगर वो हो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिर आप कर सकते हो, लेकिन ये हैं जनरल ओवरहेड्स। ठीक है बेटा, ओके सर, जी सर। किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके,
तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट 10,000। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ रहा है, कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स यूजिंग द सेम रॉ मटेरियल, द रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई and only 3,000 kilograms should be available in April 2009 at a cost of rupees 1,500 per kilogram. The budgeted cost and other data related to April 2009 are as follows. Demand, sale price, material used per unit, ये केजी में दे दिया गया बेटा। पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें रुपीस में दिया गया था, यहाँ पे केजी, और लेबर आवर्स पर यूनिट दे दिए गए। The number of units that should be produced by the company to earn maximum profit would be determined as follows. सेल प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि आपको यूनिट्स दिए गए थे, केजी दिए गए थे और 1500 का रेट दे दिया गया। तो जब आपने कॉस्टिंग करनी होती है तो हमेशा रुपीस में निकालते हैं, तो 1500 इंटू जो भी हमारा ये कितना था 1.6, तो 1500 इंटू 1.6 किया तो 2400, दैट इज द लेबर कॉस्ट। प्रॉफिट पर यूनिट आ गया। मटेरियल यूजेज हर एक पे है 1.6, 1.2 एंड 1.8, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर केजी ऑफ मटेरियल यूज आ गया। अब बेटे जो सबसे ज़्यादा यूज जिसमें हमें आएगा प्रॉफिट, उसका सबसे पहले बनाएंगे, फिर जेड को बनाएंगे और फिर एक्स को बनाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड दी गई थी हर एक प्रोडक्ट की 1800 एंड 1200, ये दी गई थी 1800 एंड 1200, और हमारे पास अवेलेबल है 3000। तो सबसे पहले बनाना था हमने बेटा वाई को, और वाई के बनाने हैं हमने कितने 800 यूनिट्स, हर एक पे लगता है 1.2 kg, यहाँ पे भी दिया गया 960, तो यहाँ कंज्यूम हो गया। रिमेनिंग कितना रह गया बेटा बैलेंस 2040। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास आता है वाई के बाद प्रायोरिटी थी जेड की, और जेड के जो यूनिट्स थे वो थे 1200, और अगर हम 1200 को 1.8 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाते हैं 2160। अब इतना तो केजी हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास कितना केजी अवेलेबल है बेटा 2040, तो हमें 2040 को ही यूज करना है। डिवाइड बाय 1.8 करेंगे तो हमें पता लगेगा हम जेड के कितने यूनिट्स बना सकते हैं। तो जेड के हम 1200 यूनिट नहीं बना सकेंगे, बल्कि 1133 यूनिट बना सकेंगे। ओके, ये बात समझ आ गई? तो इस तरह वाई के बनेंगे बेटा 800 और जेड के बनेंगे 1133, और इससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। जब ये बात क्लियर हो जाएगी तो फिर हम आगे चल सकते हैं। जी बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो जाए तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी सर, हो गई है। आराम से समझ लें, और क्वेश्चन देखना है तो मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। जी बेटा, कोई हाँ ना कोई जी कुछ? सर, हाँ जी, जी सर, समझ आ गई। अच्छा बेटा, अब क्या हो रहा है, एक और सिनेरियो आ रहा है। इन एडिशन द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड if finished products are also available from an external supplier at the following prices per unit, यानी कि आप इन यूनिट्स का बिजनेस कर रहे थे, इनको मार्केट में बेच रहे थे, एक और सप्लायर आपको मिल गया जो कि फिनिश गुड्स ही आपको दे देगा। फिर इस क्वेश्चन का रुख क्या बनेगा, ये आए देखते हैं। उसने आपको कहा कि भाई ये मैं XYZ आपको ना इस प्राइसेस पे दे दूंगा,
345031003985। तो आप ज़रा 5 मिनट लगाकर, ये आपके सामने एक कैलकुलेशन हुई हुई है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें, कोशिश करें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी सर, समझ आ गई है। सर यहाँ पर हमने लॉस मिनिमाइज करने की कोशिश की है ना। जी बेटा, तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। सेलिंग प्राइस है जो कि हम खुद सेल करते थे, 3750, 3500, 4500, ये क्वेश्चन में दी गई है। अब हमें क्या मिल रहा है कि रेडीमेड मिल रही हैं चीज़ें इन प्राइसेस के ऊपर, 3450 एंड सो ऑन। तो हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है पर यूनिट बेटा, फ्रॉम आउटसाइड परचेज हमें ये 300 रुपये की गेन देगा अगर हम बाहर से खरीदें और बेच दें। यहाँ पे था प्रॉफिट फ्रॉम ओन मैन्युफैक्चर, अगर हम खुद बनाकर बेचेंगे तो ये प्रॉफिट था। अगर हम बाहर से खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं और इन कंपैरिजन टू आवर ओन प्रॉफिट, दोनों के दरमियान डिफरेंस है 150, 100 एंड 160 का। तो बेटा ये ई तक बात समझ आ गई है? यस सर। दैट इज लॉस इन प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट में लॉस आ रहा है? ऑन परचेज एज कंपेयर टू ऑन मैन्युफैक्चर। ये हमने डिफरेंस निकाला है ऑन परचेज फ्रॉम आउटसाइड और ऑन मैन्युफैक्चरिंग का, दैट इज 150, 100 एंड 160। अच्छा जी, अब इस पे कितना मटेरियल यूज होता था बेटा? 1.6, इस पे यूज होता था 1.2, इस पे 1.8। तो अगर हम इस लॉस को इस पे डिवाइड कर दें तो हमें पता लगेगा कि लॉस पर केजी कितना है। देखो दैट इज बेटा लॉस इन प्रॉफिट पर केजी एज कंपेयर टू ऑन मैन्युफैक्चर। इस पे आ रहा है 93.8, 83.3 और 88.9। तो सबसे ज्यादा लॉस किस पे हो रहा है? एक्स पे, ठीक है, फिर वाई पे और फिर जेड पे। तो हम हमारे पास जितना मटेरियल अवेलेबल है ना बेटा, अभी ये पॉइंट समझने वाला है, जितना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, आपके ख्याल में हम उसको एक्स पे बनाने पे लगाएं कि वाई पे बनाने पे लगाएं कि जेड को बनाने पे लगाएं? सर वाई पे लगाना चाहिए वैसे तो। क्यों बेटा? देखो ये हो रहा है सर कि इधर सबसे कम लॉस है हाँ सुनो, पर यूनिट। ठीक है ना, सबसे कम लॉस कब है? वाई की मैन्युफैक्चरिंग। बाहर की मैन्युफैक्चरिंग से ना। तो सबसे सबसे ज्यादा लॉस कब है बाहर की मैन्युफैक्चरिंग से?
बाहर की परचेज से एक्स में, एक्स में, तो इसको चाहिए बेटा हम खुद बना लें, क्योंकि जब हम इसको बाहर से खरीद रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, इसको चाहिए हम खुद बनाएं। ये बात आप समझे, जब बाहर से खरीद रहे हैं सबसे ज्यादा लॉस हमें हो रहा है एक्स में, तो हमें इसको बाहर से नहीं खरीदना चाहिए, इसको सबसे पहले हम खुद बनाएं। जब भी देखें एक्स के वो 1000 यूनिट्स खुद बना रहे हैं, और एक्स के 1000 यूनिट से और 1.6 था तो 1.6 उस पर लग गए, रिमेनिंग हमारे पास बच गए 1400 केजीज। इसके बाद है जेड, इस पे इसके बाद इस पे लॉस हो रहा है, इसको चाहिए हम खुद बना लें। अब इसके कितने यूनिट बना सकते हैं बेटा, इसके थे रिक्वायरमेंट 1200, ठीक है, और हमारे पास अगर 1200 को हम लेके चले इंटू 1.8 वो बनते हैं 2160, उतने तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास है ही 1400, तो 1400 को डिवाइड करेंगे हम 1.8 से, तो हम 778 ऑफ जी खुद बना सकते हैं। तो ये जरा जी से लेके ना ये लास्ट सेकंड लास्ट लाइन तक मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन पहले एक दफा आप और खुद सोचें 2 मिनट में, और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें बेशक। सर बाकी वाई को हम परचेज कर लेंगे बाहर से। हाँ अभी बाकी पे आता हूँ, अभी हम ये देखेंगे कि देखो ये बाहर से खरीदने में मुझे इतने का नुकसान है, इसमें इतने का नुकसान है, इसमें इतने, तो जो ज्यादा नुकसान हो रहा है उसको मैं कवर करूँ ना, तो ज्यादा नुकसान वाली आइटम है एक्स, उसको मैं खुद बना लूंगा, फिर इस पे नुकसान है इसको खुद बना लूंगा जितना बना सकता हूँ, और रिमेनिंग जो है मैं वो बाहर से खरीद के मार्केट में बेच दूंगा, क्योंकि मुझे मार्केट से खरीद के बेचने में भी प्रॉफिट तो हो रहा है। ठीक है बेटा, बात समझे? यस सर। जी बेटा, बाकी बच्चे बताएं, क्योंकि ये एक इस सारे पोर्शन कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद आ जाता है मेक और बाय, इसलिए इस वाले पॉइंट को समझना जरूरी है कि यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक क्या कैलकुलेशन हुई है। और कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, दिल को नहीं लग रहा, तो मुझे बताएं। जी रिमशा आप बताएं, दानियाल आप बताएं, बासिम आप बताएं, ताकि जब आपके सामने ये क्वेश्चन आए आप लोग यही क्वेश्चन करते हो शिकायत के हमें पास पेपर्स पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आती। बेटा ये पास पेपर्स का ही सिनेरियो है कि सेलिंग प्राइस ये है, परचेज प्राइस ये है, प्रॉफिट पर यूनिट फ्रॉम आउटसाइड आपको कितने पड़ेगा, ऑन मैन्युफैक्चरिंग में कितने का है, डिफरेंस कितना है, हम ये डिफरेंस आता है तो हमारे पास केजी जो है लिमिटिंग फैक्टर है, तो हमें पता लग रहा है कि लॉस इन प्रॉफिट पर केजी एज कम्पेयर टू ऑन मैन्युफैक्चर, हमें लॉस होगा अगर हम बाहर से खरीदेंगे 93.8 का या 83.3 का, 88.9 का, तो जहां ज्यादा लॉस हो रहा है उसको हम खुद बना लेंगे, क्योंकि लॉस किस बात का हो रहा है, बाहर से खरीदने पे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है बेटा, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं फ्रॉम ACCA F5। और पहले एक सिंपल से कर लेते हैं ताकि इस तरह की सिंपल थी, और उसके बाद फिर आ जाते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। जी बेटा, ये है लिमिटिंग फैक्टर का डिसीजन। Sausage makes two products, the mash and the sauce. Unit variable cost are as follows: direct material, direct labor, and variable overhead. आपको यहाँ बता दिया गया 3 पर R है, इस पे कितने आर्स लग रहे होंगे बेटा आपके 2, और इस पे 1। This sales price per unit is 14 per mash and 11 per sauce. During July, the available direct labor is limited to 8,000 hours.
sales demand in July is expected to be as follows: 3,000 units and 5,000 units. तो बेटा आपके ख्याल में इन दोनों प्रोडक्ट्स को अगर हमें इतना सेल्स डिमांड मीट करनी है तो हमें कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए? 11,000 hours. और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 8,000. तो ठीक है, शॉर्टफॉल आएगा 3,000 का। तो अब हमने इसको कैसे मीट करना है, आए देख लेते हैं। डिटरमिन द प्रोडक्शन बजट दैट विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ आर 20,000। हमने यहाँ पे मालूम करना चाह रहा है हमसे वो प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन नहीं मांग रहा। एंड दे आर नो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोसेस। तो ये कैसे सॉल्व होगा बेटा, आओ देख लेते हैं। ये सॉल्व किया जा रहा है कि हमने पहले देख लिया कि 11,000 आवर्स चाहिए। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया। हमने यूनिट कंट्रीब्यूशन ही लेना होता, हमने कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर लेना होता है, और लेबर आवर्स हमारे यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर हैं। इस पे 2 आवर्स लगते थे, इस पे 1 आवर, इसका रेट आ गया 3, इसका रेट आ गया 4। देखो बेटा, अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिसीजन करते हैं ना, तो आप कहते हैं हम पहले मैश को बनाएंगे। नहीं, हमने आर हमारा लिमिटिंग है, तो अब हमारी रैंकिंग हो जाएगी सॉस फर्स्ट नंबर पे और मैश सेकंड नंबर पे। ये बात लिखिए, although the mash earns a higher unit contribution than the sauce, 2 units of sauce can be made in the time it makes to 1 unit of mash. इसमें बेटा 2 आवर्स सकते थे, इस पे 1 आवर्स। जब इस पे भी अगर आप 2 घंटे लगाएंगे तो कितना कमा लेंगे? 8। कितना कमा लोगे बेटा? $8। जबकि इसमें 2 घंटे में कमा रहे हो $6। तो डेफिनेटली सॉस हमारे लिए बेहतर है। Because labor is in short supply, it is therefore more profitable to make sauces than meshes, ताकि हम अपनी लेबर को जो ज़्यादा पर आवर कमा के दे रही है उस पर लगाएं। अच्छा जी, अब क्या होगा? हम पहले सॉस की डिमांड थी 5,000, हर एक पे लगता था 1 घंटा, 5,000 घंटे हमारे लग गए, तो टोटल आवर्स हमारे पास अवेलेबल आ गए 5,000। ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी। टोटल आवर्स हमारे पास 8,000, इसमें से 5 इस्तेमाल कर लिए, तो बेटा कितने रह गए? 3,000। तो हम इसको 3,000 तक ही बना सकते हैं, क्योंकि वैसे तो 11,000 चाहिए था ना, और हमारे पास 8,000 अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, यूनिट्स बनाए सॉस के 5,000 आवर्स आ गए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 4, तो 5,000 इंटू 4 20,000। 3,000 हमारे रह गए थे अवेलेबल फॉर मैशेस, और हर एक पे लगते थे 2 आवर्स। तो हम कितने बना सकेंगे बेटा यूनिट्स? 1,500। 1,500 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 9,000, टोटल 29,000 आ गया। फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी गई थी 20, जब हमने वो लेस की तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया है 9,000। ये भी आसान था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बता दें। आओ बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे 2 लिमिटिंग फैक्टर आपको दे दिए जाए, एक भी नहीं 2, तो फिर बेटा हमने क्या करना होगा? हमने मालूम करना होगा ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। ठीक है, आए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लकी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 3 प्रोडक्ट्स X, Y, and Z, for which budgeted sales demand, unit selling prices, and unit variable cost are as follows. Budget sales demand आ गई, unit sale price आ गई, variable cost आ गई, unit contribution आ गया। The organization has existing inventory of 250 units of X and 200 units of Z. ये आपके पास बेटा पहले से मौजूद है, which it is quite willing to use up to meet sales demand. यानी कि ये जो हमारे पास X के 250 यूनिट्स अवेलेबल हैं, Z के 200 यूनिट्स अवेलेबल हैं, इनको हम सेल्स डिमांड को मीट करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। All 3 products use the same direct material and the same type of direct labor. In the next year, the available supply of material will be restricted to 4,800 and the available supply of labor is 6,600. Determine what product mix and sales mix would maximize the organization profit in the next year. Okay? तो बेटा 1-2 मिनट लेके इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें ताकि फिर हम इसको फर्दर डिस्कस कर लें।
जी बेटा, जब आप कंफर्टेबल हो जाए मुझे बता दें, मैं अगला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में बेटा दो बातें आपने देखनी पड़ेंगी जो कि पिछले अभी हमने नॉलेज गेन किया है उससे डिफरेंट है। यहाँ पे सेल्स डिमांड दी गई है, लेकिन साथ साथ ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स भी दे दी गई है ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड जी। इसलिए अब हमारे पास सेल्स डिमांड बेसिस नहीं रहेंगी, बल्कि हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा विच ऑफ द रिसोर्सेज इफ एनी इज स्केर्स। बजटेड सेल्स आ गई, तो इन्वेंट्री इन हैंड ऑलरेडी थी, तो हमें मिनिमम प्रोडक्शन जो करनी है टू मीट डिमांड वो ये हो जाएगी 550 माइनस 250 300। इसके कोई यूनिट पहले से नहीं थे तो ये 500 ही रहेंगे। 400 माइनस 200 200। अब हमें इतने यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है। अब हम देखते हैं कि मटेरियल कितना हमारे पास अवेलेबल है और लेबर कितनी अवेलेबल है। हमने बनाने हैं 300, 500 एंड 200। अच्छा जी, उसने हमें बताया कि दो बातें, मटेरियल रिस्ट्रिक्टेड है और लेबर रिस्ट्रिक्टेड है। मटेरियल कितना लगता था बेटा 8, 6 और 2 का। तो 8, 6 और 2 के साथ हमने जब इसको किया, 8 के साथ किया तो 2400, 6 के साथ किया तो 3000 और 2 के साथ किया तो 400। तो हमारा जो मटेरियल हमें चाहिए दैट इज 5800, जबकि अवेलेबल कितना है 4800। इसका मतलब पता लग रहा है कि मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। लाइकवाइज लेबर को भी देख लेते हैं। लेबर है बेटा 4, 6 एंड 9। तो 4 से मल्टीप्लाई किया 1200, 6 से मल्टीप्लाई किया 3000, 9 से मल्टीप्लाई किया 1800। इन तीनों को सम किया दैट इज 6000। जबकि लेबर हमारे पास अवेलेबल थी 6600 की। इट मींस लेबर इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर कौन सा हो गया? मटेरियल। अब हमारे जितने भी डिसीजन होंगे वो मटेरियल के बेसिस पे होंगे। एग्रीड? तो बेटा आपने सेल्स डिमांड नहीं लेनी जब मटेरियल इन हैंड अवेलेबल हो। इसी तरह अगर वो बता देता कि जी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमें चाहिए, तो जिस तरह हमने बजटिंग में पढ़ा था सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो आपको पता लग जाएगा कितनी प्रोडक्शन हमने करनी है। उस प्रोडक्शन के मुताबिक हमें रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा तो बता दें। जी बेटा, ठीक है बेटा, ये पता लग गया हमें। अब हम क्या करेंगे? यूनिट कंट्रीब्यूशन था 4, 6 एंड 3। कॉस्ट ऑफ मटेरियल थी 862। इसको इस पर डिवाइड किया तो 0.5, 1 एंड 1.5। इसकी बेसिस पे हमने रैंकिंग कर ली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अब हम अपनी प्रोडक्शन डिमांड इस तरीके से मीट करेंगे। पहले बनाएंगे जेड के, वो थे 200 यूनिट्स। उस पर हमारी यूनिट्स लग जाएंगे 2 के, जो मटेरियल कॉस्ट है 2। तो 400 हमारा मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। फिर इसके बाद हम बनाएंगे वाई को। वाई के थे 500 और हर एक पे लगता था मटेरियल 6 का, तो 3000 यहाँ चला गया। तो बेटा 3400 तो हमारा यहाँ इस्तेमाल हो गया। टोटल था हमारे पास 4800, तो रिमेनिंग बचेगा 1400। और आइटम कौन सी बच गई हमारी? एक्स। एक्स पे मटेरियल लगता था 8 का, तो 1400 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो हम 175,000 यूनिट्स इसके बना सकेंगे। 200 इसके बनाएंगे, 500 इसके बनाएंगे और 175 इसके बनाएंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो बता दें। जी बेटा,
सारी कैलकुलेशन देख लें, समझ लें। ये ACC की बुक भी आपको पहले दी हुई है। जब आप ओके करेंगे तो फिर हम आगे चलते हैं। जी बेटा, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसलिए हम थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा की हुई है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना होता है और कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, उसकी बेसिस पे रैंकिंग है, उसी बेसिस पे प्रोडक्शन प्लान है। सारी चीज़ें एक जैसी हैं, बस थोड़ी थोड़ी सी चेंज आ रही थी हर क्वेश्चन में, इसलिए आपको प्रैक्टिस कराई है। सर जी बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा या सबको समझ आ गया है? क्लियर है सर। अच्छा बेटा, चलो जी। अब हमें पता लगे कि हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है। थोड़ा सा काम इस सवाल में और रह गया है, वो करके ये क्लियर हो जाएगा। अब बेटा ये आपके पास थी Z की ओपनिंग इन्वेंट्री 200 प्लस आपने प्रोडक्शन 200 और कर ली, टोटल कितना हो गया 400। मटेरियल कॉस्ट है इसके ऊपर 2, ठीक है, टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गई 800। कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल कितना था 1.5, ठीक है। तो 800 मटेरियल कॉस्ट के साथ हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 1200। वाई की प्रोडक्शन हमने करनी पड़ी थी 500, मटेरियल कॉस्ट थी 6, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट थी हमारी 3000। इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल था 1, तो 3000 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3000। एक्स की ओपनिंग थी 250, इस दफा हमने प्रोडक्शन की है 175, टोटल हो गया 425। मटेरियल कॉस्ट थी पर यूनिट 8, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट इसकी आ जाएगी 3400। इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन था 0.5 का पर मटेरियल, दैट इज 1700। और अगर आप इस तरीके से नहीं भी करना चाहते, आपको पता है कि Z के आप बना रहे हैं 400, इससे बना रहे हैं 500 और इससे बना रहे हैं 425, तो हर यूनिट का जो कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन था उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। ये मैं बात आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। देखें, आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन Z में कितना था 3, ठीक है। तो Z की आपने कितनी डिमांड बनानी थी 400, और Z को हमने रैंकिंग में भी देख लिया कि हमारे पास Z रैंकिंग में आ रहा था फर्स्ट। जब आप 400 बनाएंगे और 3 का उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो 400 इंटू 3 कितना बन जाएगा 1200। ओके, अच्छा बेटा, इसके बाद सेकंड रैंकिंग थी Y की। Y की कितनी सेल्स डिमांड है 500, और हर एक पे कंट्रीब्यूशन कितना है 6, तो 500 इंटू 6 3000। ओके, इसके बाद रह गए X की प्रोडक्शन, और आप उसकी यूनिट कितने बना सकेंगे 425, जबकि उसकी डिमांड कितनी थी 550, हम वो नहीं बना सकते, ठीक है। हम 425 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 1700। तो ये आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है 5900। ये किसी और तरीके से इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। तो आज हमने ये काम कर लिया, और कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मेक और बाय CN, मेक और बाय CN, कि हम चीज़ों को बनाएं या बना बनाए बाहर से खरीद लें। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर भी मेक और बाय रह गया है। उसके बाद वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन, शट डाउन डिसीजन एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स का डिसीजन, ये 3 चीज़ें इसमें और आएंगी, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मेक और बाय को देखिएगा। कल की क्लास अभी कंफर्म नहीं, कल होती है कि नहीं होती 14 अगस्त की वजह से। बहरहाल फिर अगर कल क्लास ना हुई तो नेक्स्ट वीक हम करेंगे, लेकिन आप मेक और बाय को एज ए होमवर्क ले लें, ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।